हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम थर्ड इंजन स्टडी करेंगे जो हमारे बजट में हमें इंजन ऑफ ग्रोथ के रूप में मिला। एंड फॉर द थर्ड इंजन वी आर गोइंग फॉर इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले गवर्नमेंट ने या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने हमें ये बताया कि किन किन सेक्टर्स में हम इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जिस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने की बात आई, दैट गवर्नमेंट इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन इट्स पीपल। गवर्नमेंट कहते कि हम अपने देश की जनता में इन्वेस्ट करेंगे। एंड बाय पीपल गवर्नमेंट इज ट्रीटिंग पीपल एज ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स एंड ऑल्सो ह्यूमन एसेट्स। तो या तो हम उन्हें ह्यूमन रिसोर्स कहें या ह्यूमन एसेट्स कहें। ठीक है, तो गवर्नमेंट कहते कि जो स्किल में मिसमैच है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, वहां पर लोगों को स्किल सिखाने के लिए गवर्नमेंट कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इनोवेटिव एक्टिविटीज में। क्लियर? तो फर्स्ट स्टेप इन सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, where POSHAN stands for Prime Minister Overarching Scheme for Holistic Nourishment। ठीक है, अगर आपको मेंस में सवाल आता है गवर्नमेंट कैसे अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को ज़्यादा बढ़िया करने के लिए उनके स्किल सेट, उनके न्यूरिशमेंट लेवल, उनकी फिजिकल और मेंटल कैपेसिटीज़ को ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए, ज़्यादा एक्सप्लॉयट करने के लिए क्या वर्किंग कर रहे हैं, क्या मेजर्स कर रहे हैं, वहाँ पे ये आप आंसर लिख के आते हैं। ठीक है, तो ये आपको जीएस पेपर 1 सोशल इश्यूज़ में भी हेल्प करेगा। जहाँ पे नरिशमेंट की बात आएगी वहाँ पे भी आप ये स्कीम कोट कर सकते हैं। जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी में तो हम इसको बजट में पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ का आंसर लिखने में भी आपको हेल्प करेगा, दैट हाउ गवर्नमेंट इज टेकिंग ईच एंड एवरी सेक्टर, सेक्शन एंड पार्ट ऑफ सोसाइटी इन द ग्रोथ पाथ। क्लियर? तो ओके, सो फॉर पोषण आपके लिए जानना जरूरी है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, जिससे आपको मीनिंग पता चल जाता है। प्राइम मिनिस्टर ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट। तो गवर्नमेंट कहते कि कोई भी बच्चे जो 5 साल से एज के कम हैं, या बच्चे जो एडोलसेंट एज में हैं, या लैक्टेटिंग मदर, प्रेग्नेंट विमेन, इनकी नरिशमेंट ज़रूरी है। ठीक है, इनको ज़्यादा नरिश्ड फूड, ज़्यादा एनर्जी रिच फूड मिलना चाहिए ताकि बच्चों में जो चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग के इश्यूज हैं, माल न्यूट्रिशन है, वो ना हो। ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण को रिवैम्प किया जाएगा 2.0। ठीक है, 2.0 मतलब इनको रिवैम्प करके पेश किया जाएगा। एनहांसिंग न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन, विमेन एंड एडोलसेंट गर्ल्स। ठीक है, तो जो बच्चे आगे चल के फ्यूचर संभालेंगे देश का, उनको ज़्यादा न्यूरिश्ड फूड, ज़्यादा न्यूरिश्ड टेक केयर प्रोवाइड किया जाएगा आंगनवाड़ीज़ में। तो सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 2024-25 में इसका जो बजट था वो था 20,000 करोड़ रुपए। अब इसका बजट बढ़ाकर 2025-26 में 22,000 करोड़ रुपए के लगभग कर दिया गया है। तो गवर्नमेंट के लिए हम ये कहेंगे, यस गवर्नमेंट इज वर्किंग टुवर्ड्स द टेक केयर ऑफ नरिशमेंट इन द चिल्ड्रन ऑफ इकोनॉमी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सेकंड वन, कैसे हम अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को आगे बढ़ाएंगे? बाय एस्टैब्लिशिंग मोर एंड मोर ऑफ अटल टिंकरिंग लैब्स। ठीक है, अटल टिंकरिंग लैब्स का पॉइंट आता है अटल इनोवेशन मिशन के साथ। अटल इनोवेशन मिशन के साथ अटल इनोवेशन मिशन एस्टैब्लिश किया गया था 2015 में। इस मिशन में गवर्नमेंट कहते कि हम इनोवेशन को बढ़ावा देंगे, क्रिएटिव स्किल्स, इनोवेटिव स्किल्स, रिसर्च रिलेटेड स्किल्स, इंटेलेक्चुअल स्किल्स, इन पर बढ़ावा दिया जाएगा बच्चों के लिए। तो उनको स्कूल में ज़्यादा बढ़िया एजुकेशन
जो उनके इनोवेशन, क्रिएटिव, टेक्निकल स्किल्स को बढ़ाएंगे। तो उसके लिए अब गवर्नमेंट कहते हैं कि हम अटल टिंकरिंग लैब्स एस्टैब्लिश करेंगे। व्हाट आर दिस अटल टिंकरिंग लैब्स? ये अटल टिंकरिंग लैब्स, टिंकरिंग मतलब माइंड में कुछ वेव्स को हिलजुल करना, ठीक है। तो अटल टिंकरिंग लैब में गवर्नमेंट कहते कि ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस करवाए जाएं स्कूल्स में। उनको टिंकरिंग लैब्स का नाम दिया गया, ठीक है, कि एक ग्रुप में बच्चों को क्लास में बिठाया जाए और उनको बोला जाए कि आपके पास ये टॉपिक है, इस पे कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करो। एक केस स्टडी दे दिया, उस केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए बोला और उससे आपको क्या क्वेश्चंस के आंसर, कैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करने हैं, इसके बारे में बात आई, ठीक है। तो गवर्नमेंट कहते हम 50,000 और अटल टिंकरिंग लैब्स एस्टैब्लिश करेंगे, एंड दैट टू इन गवर्नमेंट स्कूल्स टू फॉस्टर इनोवेशन। बच्चे मिल बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में जाएंगे, केस स्टडी सॉल्व करेंगे, उनके इनोवेटिव स्किल्स जनरेट होंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट का एजेंडा क्या है कि हम बच्चों में ये गैप ना रहने दें कि स्कूल एजुकेशन और प्रैक्टिकल लाइफ एजुकेशन, उन दोनों में कोई गैप ना हो, ठीक है। आप में से कितने बच्चे ऐसा फील कर पाते हैं कि सर अगर हमें पेन पेपर पे लिख के कोई मैथमेटिकल फार्मूला सॉल्व करना हो तो वो ज़्यादा इजी है रेदर दैन अगर मुझे मेंटल एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए एकदम से कोई कैलकुलेशन करनी पड़ जाए, ठीक है। या बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे, कहेंगे सर हमें दिमाग में अगर मेंटल एबिलिटी का इस्तेमाल करके बोर्ड मार्क्स निकालना है तो हम निकाल लेंगे, ये हमसे पेन पेपर मोड में नहीं होता है, ठीक है। आप ये आई गेस ये एक्सपीरियंस कर पाते होंगे आप ये। और अगर ऐसा होता है तो उससे आपको क्या पता चलता है कि सर हमारी स्कूल एजुकेशन मतलब पेन पेपर मोड वाली एजुकेशन और जो प्रैक्टिकल एजुकेशन है, जिसे हम स्ट्रीट एजुकेशन का नाम देते हैं आजकल, तो जो स्कूल एजुकेशन और स्ट्रीट एजुकेशन मतलब गलियों वाली एजुकेशन, प्रैक्टिकल लाइफ एजुकेशन, उन दोनों में जो है मिसमैच है। तो गवर्नमेंट कहते कि क्यों ना हम प्रैक्टिकल लाइफ ट्रेनिंग देते हुए बच्चों को कुछ केस स्टडीज बताएं, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस बताएं, ताकि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा हम इनोवेटिव तरीके से उनके स्किल सेट जनरेट कर पाएं। इसके लिए अटल टिंकरिंग लैब्स एस्टैब्लिश किए जाएंगे। कितने लैब्स? 50,000 लैब्स आने वाले 5 सालों के लिए। आने वाले 5 सालों में हमने ये अटल टिंकरिंग लैब्स एस्टैब्लिश करने हैं। इसके बाद ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, बच्चों में ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स डेवलप करने के लिए बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन और साथ ही में नए एरियाज, कोडिंग वगैरह सिखाया जाएगा स्कूलों में। तो वहाँ पर अब ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी भी चाहिए, ठीक है, जिससे बढ़िया तरीके से बच्चे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, AI, मशीन लर्निंग, इन चीज़ों को भी पढ़ पाएँ अपनी कंप्यूटर की क्लास में। तो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स में और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में रूरल एरियाज में, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन ड्रिवन ज़माने में, इंफॉर्मेशन ड्रिवन इकोनॉमी में लोगों के पास इंफॉर्मेशन का जरिया भी हो, उन्हें इंटरनेट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। क्लियर? तो गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स में, वो स्कूल जो अप टू क्लास 12th वाले स्कूल हैं उनको हम सेकेंडरी स्कूल्स बोलते हैं। तो गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स में गवर्नमेंट कहते हम ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, लॉकडाउन के बाद 2020 के बाद एक ये इशू देखने को मिला कि बच्चों का जो रीडिंग हैबिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रही है, ठीक है। बच्चा इज़ मोर कैपेबल ऑफ वॉचिंग मोबाइल फॉर आवर्स एंड आवर्स, बट उसे आधा घंटा बुक पढ़ने के लिए दे दी जाए तो वो कहता है सर नींद आ रही है, ठीक है। तो बच्चों की रीडिंग कैपेसिटीज़ कम होने लगी हैं, सिटिंग आवर्स नहीं रहे हैं। अगर मैं आपको कहूं कि आप 10 घंटे बैठ के लगातार लाइब्रेरी में पढ़ें तो शायद आप कहेंगे कि सर आप पागल हो गए हो, आप ये क्या बोल रहे हो, 10 घंटे लगातार बैठना ईजी है क्या? तो वहाँ पर रीडिंग स्किल्स की कमी आ गई है बच्चों में, रीडिंग हैबिट्स की कमी आ गई है बच्चों में। तो गवर्नमेंट कहते कि हम भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हम डिजिटल मैनर में बुक्स लॉन्च करेंगे, वो भी इंडियन लैंग्वेज में, ताकि कई बार कुछ ऐसी बुक्स जो फॉरेन ऑथर्स ने लिखे हैं और इंग्लिश माध्यम की वो बुक है, कुछ बच्चों को उनको पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, तो उनको इंडियन लैंग्वेज में बनाया जाएगा। डिजिटल बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी इंडियन लैंग्वेज में फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग इन द एजुकेशन। तो इस तरीके से गवर्नमेंट कहते हैं कि हम पीपल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बाय क्रिएशन ऑफ मोर एंड मोर ऑफ स्किल्स।
आफ्टर दैट सरकार कहते नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग जनरेट किया जाएगा। वो एजुकेशन से रिलेटेड या न्यूरिशमेंट से रिलेटेड है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट कहते हैं आपको ऐसे स्किल्स सिखाना ताकि आपको जॉब ओरिएंटेड स्किल्स मिले, ठीक है, या द स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड इन द करंट लेबर मार्केट, ऐसे स्किल्स सिखाना। से फॉर एग्जांपल आई हैव टीचिंग स्किल्स या समवट आई हैव कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर मैं अपने आप को ऐसा नहीं सोचता हूँ कि मेरे पास बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, बट चलो समवट कम्युनिकेशन स्किल्स, थोड़े बहुत इंटेलेक्चुअल स्किल्स, सो दीज स्किल्स आई एम हैविंग। बट अगर मैं कहूँ कि मार्केट में मुझे जॉब मिले, बट मार्केट में प्रेजेंट डे में टेक्निकल स्किल्स भी चाहिए, हाँ नो डाउट टीचिंग स्किल्स, इंटेलेक्चुअल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, बट इसी के साथ में आपके पास टेक्निकल स्किल्स भी चाहिए। इफ़ आई डोंट नो द यूज़ ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, तो मैं आपको कैसे ज़्यादा बढ़िया तरीके से पढ़ा पाऊंगा इस पीपीटी को दिखाते हुए। क्लियर? तो वहाँ पर ये दिक्कत आती है कि सर आपके पास जो स्किल सेट है वो ऐसे स्किल्स नहीं है जो लेबर मार्केट में अब डिमांड है। तो जो लेबर मार्केट की डिमांड है ऐसे स्किल्स सिखाना बच्चों को, इसलिए गवर्नमेंट कहते नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग एस्टैब्लिश किए भी जा चुके हैं और ऐसे 5 सेंटर एस्टैब्लिश किए जाएंगे ग्लोबल स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, ग्लोबल स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, जिसमें लोकल लेवल मैनेजरियल प्रैक्टिसेस, इंटरनेशनल लेवल मैनेजरियल प्रैक्टिसेस, लोकल लेवल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस एंड इंटरनेशनल लेवल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, लोकल लेवल मैनेजरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, अकाउंट्स, लॉ, मेडिकल, एनी काइंड ऑफ फील्ड, और इंटरनेशनल स्टडी के बेसिस पर जो ये सारी फील्ड्स में चेंजेस आते हैं, तो उसमें एक बैलेंस बना के चलेंगे, ठीक है। तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जिसमें आपको ग्लोबल स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, कि अगर बच्चे को जॉब मिल रही है इंडियन कंपनी में तो उसके पास स्किल्स हो, और अगर सेम बच्चे को जॉब मिल रही है किसी एमएनसी में, मल्टीनेशनल कंपनी में, तो उसके पास वैसे स्किल्स भी, रिक्वायर्ड स्किल्स उसके पास हो, ताकि हम बच्चे को सिर्फ इंडिया के लिए ही ना तैयार कर पाए और वो बच्चा आगे जाके इंडिया के लिए ही ना प्रोड्यूस कर पाए, वो वर्ल्ड के लिए भी प्रोड्यूस कर पाए, वो वर्ल्ड में भी अपना वर्ल्ड जीडीपी में भी कंट्रीब्यूशन बढ़ा पाए। मेक फॉर इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड, वहाँ पे हम उसको इस तरीके से ग्लोबल लेवल पर एक्सीलेंट स्किल प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट कहते हैं हम 5 नए सेंटर्स ऑफ नेशनल एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग एस्टैब्लिश करेंगे। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसको आपको अनएम्प्लॉयमेंट वाले पॉइंट में भी कोट करके आना है कि अगर आपसे आ जाता है प्रेजेंट गवर्नमेंट मेजर्स अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए, तो वहाँ पे आप ये कोट करके आएंगे कि गवर्नमेंट का ये एजेंडा है कि सरकार हमें अनएम्प्लॉयमेंट क्यों मिल रही है या देखने को मिल रही है कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों में स्किल मिसमैच है। तो ग्लोबल स्किल्स सिखाने के लिए एक नेशनल लेवल पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए भी जा चुके हैं, 5 और नए बनाए जाएंगे सरकार कहते। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन के एक्सपेंशन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट कहते मेडिकल एजुकेशन को एक्सपैंड किया जाएगा, 10,000 मोर मेडिकल सीट्स क्रिएट किए जाएंगे, 10,000 नए सीट्स, ताकि बच्चों को ज़्यादा एडमिशन मिले, ज़्यादा बच्चे मेडिकल कॉलेजेस में अलॉट हों, ज़्यादा बच्चे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लें। तो इसके लिए 10,000 मेडिकल सीट्स नेक्स्ट ईयर में, और आने वाले 5 साल में 75,000 नई सीट्स लाइक एम्स जैसे सरकारी संस्थान में, ठीक है, या जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर आने वाले 5 साल में 75,000 सीट्स को ज़्यादा ऐड किया जाएगा। सो ऑल दीज आर पॉइंट रिलेटेड फॉर एजुकेशन एंड स्किलिंग और इन्वेस्टिंग इन पीपल। क्लियर? देन हेल्थ रिलेटेड मेजर क्या आए हैं? डे केयर कैंसर सेंटर बनाए जाएंगे। गवर्नमेंट कहते कि आने वाले नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम 200 डे केयर कैंसर सेंटर्स हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एस्टैब्लिश करेंगे, 200 डे केयर कैंसर सेंटर्स, ताकि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का इलाज हमें
ज़्यादा दूर जाके ना करवाना पड़े। ठीक है, मान लीजिए कोई फैमिली जो गांव से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और किसी स्टेट के वो थोड़े बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और उनके गांव या उनके ज़िले में कोई अच्छा डे केयर कैंसर सेंटर नहीं है, तो गवर्नमेंट कहते हम आने वाले साल में 200 डिस्ट्रिक्ट्स में 200 डे केयर कैंसर सेंटर एस्टैब्लिश करेंगे, ठीक है, ताकि अर्ली डिटेक्शन, अर्ली डिटेंशन, अर्ली प्रिवेंशन ऑफ कैंसर हो सके। क्लियर? आफ्टर दैट पीएम स्वनिधि रिवैम्प। अब यहां पर ये हेल्थ से रिलेटेड हो गया। नाउ टू अपलिफ्ट द पुअर, टू अपलिफ्ट पुअर या मार्जिनल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। मार्जिनल सेक्शन को, पुअर को कैसे अपलिफ्ट किया जाए, दैट्स पीएम स्वनिधि को रिवैम्प किया गया। स्वनिधि स्टैंड्स फॉर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के नाम से इस स्कीम को जाना गया, जिसमें गवर्नमेंट कहते कि अगर कोई स्ट्रीट वेंडर बैंक से लोन लेना चाहता है तो वो इस स्कीम के तहत ले सकता है। इससे दो बेनिफिट मिलेंगे। एक तो इजीली एक स्ट्रीट वेंडर को फॉर्मल लैंडिंग का पार्ट बनाया जाएगा, अगेन फाइनेंशियल इंक्लूजन, और दूसरा कम ब्याज रेट पर इसको लोन मिल जाएगा, क्योंकि अगर कोई स्ट्रीट वेंडर मार्केट फाइनेंसर से, प्राइवेट फाइनेंसर से लोन लेने जाता है वो बहुत ब्याज चार्ज करते हैं, ठीक है, जहाँ पर ब्याज चार्ज किया जाता है लगभग साल का 18 से लेके 36% तक, और बैंक इनको लोन देगा, हो सकता है साल के 10% पर भी इनको लोन मिल जाए, इतने कम ब्याज रेट पर इनको लोन मिल जाएगा। क्लियर? तो लोन 3 तरह के रहेंगे। 10,000 का लोन जो फर्स्ट लोन होगा, अगर ये लोन रीपे कर दिया सही टाइम पर तो आपकी लोन की लिमिट बढ़ जाएगी। सेकंड लोन आप ले पाओगे 20,000 रुपये का, अगर ये भी सही टाइम पर पे कर दिया तो आपकी लिमिट और बढ़ जाएगी। फिर थर्ड लोन की लिमिट आपको मिल जाएगी 50,000 रुपये। तो इस तरीके से स्ट्रीट वेंडर्स, स्मॉल स्ट्रीट वेंडर्स को फॉर्मल लेंडिंग का पार्ट बनाया जाएगा, उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो अपना स्ट्रीट वेंडिंग का जो बिजनेस है उसको डे टू डे वर्किंग कैपिटल को अच्छे से इस्तेमाल कर पाए। अब इसमें गवर्नमेंट क्या कहते हैं, पीएम स्वनिधि को रिवैम्प किया गया है। कैसे? स्ट्रीट वेंडर्स को यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड्स इशू किए जाएंगे उनकी ज़्यादा कैपेसिटी बिल्डिंग को सपोर्ट करने के लिए। तो अब जो ये लिमिट्स मिलेंगे, अब ये क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी इनको, यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड होंगे, वो यूपीआई के थ्रू भी इसकी पेमेंट कर पाएंगे क्रेडिट कार्ड से। तो यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड इशू किए जाएंगे और उनको इतनी लिमिट मिलेगी। क्लियर? ऐसे बैंक में जाके लोन अप्लाई करना, ठीक है, चेक के थ्रू, फिर कैश मिलेगा, कैश से पेमेंट करना। तो हमने मनी सप्लाई में कैश का यूज़ भी कम करना है, डिजिटल मनी को प्रमोट करना है ताकि ट्रांजैक्शंस के चेक्स एंड बैलेंसेस भी हो पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे डिजिटाइजेशन को भी प्रमोशन मिला, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट हुआ, यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड्स भी प्रमोट किए, और पीएम स्वनिधि के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को लोन भी मिला, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी हुआ, फॉर्मल लैंडिंग का पार्ट भी बनाया। कितने ही बेनिफिट मिल जाएंगे एक ही स्कीम के तहत। क्लियर? तो यहाँ पर हम पुअर पीपल को, मार्जिनल सेक्शन को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, इसलिए इसको हम इन्वेस्टमेंट इन पुअर में ही काउंट करेंगे। क्लियर? क्योंकि जो हमने ज्ञान एब्रीविएशन बनाया था उसमें जो फर्स्ट पॉइंट था गरीब, ठीक है, कि जो हमारा बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए क्या करेंगे। तो ये सारी जो स्कीम्स हम पढ़ रहे हैं इनको डिफरेंट सेग्रीगेट कर लीजिएगा ज्ञान के अकॉर्डिंग। अगर आप उस तरीके से आंसर लिखना चाहते हैं कि गरीब के लिए, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन्स के लिए क्या क्या मेजर्स हैं, यूथ के लिए क्या क्या मेजर्स हैं, फार्मर्स के लिए क्या मेजर्स हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या मेजर्स हैं, वो सेग्रीगेट कर लीजिएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नाउ इन्वेस्टमेंट इन इनोवेशन, ओवरऑल कंट्री वाइड इनोवेशन के लिए गवर्नमेंट ने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाया। गवर्नमेंट कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन। तो अभी जो हमने पढ़ा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे, उन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट किया जाएगा एजुकेशन के साथ, ताकि बच्चों में ज़्यादा तेज़ी से इनोवेशन और स्किल डेवलपमेंट हो सके, जिसके लिए बजट आउटले रखा गया है 500 करोड़ रुपए का।
500 crore for the installation of artificial intelligence in Center of Excellence for Education and Skilling. Clear? आगे बढ़ते हैं. Welfare of online platform workers या gig workers. Gig workers या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो डिलीवरी का काम कर रहे हैं, ठीक है, या उबर में ड्राइवर हैं, ओला में ड्राइवर हैं, ठीक है, वो स्विगी में या जोमेटो पर वो डिलीवरी गाय का काम कर रहे हैं, ठीक है. तो ऐसे वर्कर्स को हम गिग वर्कर्स की कैटेगरी में रख रहे हैं. अब यहाँ पर एक कंसर्न आता है कि सर इनकी सोशल सिक्योरिटी में कमी आ जाती है, इनकी इनकम परमानेंट नहीं है, ठीक है, जो डिलीवरी करेंगे या जितना भी ये कैब चलाएंगे उसके अकॉर्डिंग उसे पेमेंट मिलेगा, तो कोई इनकी परमानेंट इनकम का सोर्स नहीं है. और दूसरा कि इनको कोई इंश्योरेंस स्कीम नहीं मिल रहा, क्योंकि इनकी परमानेंट इनकम नहीं है तो कंपनीज लायबल नहीं है इनके इंश्योरेंस के लिए. अगर गलती से डिलीवरी करते टाइम ये बाइक पे जा रहे हैं या कैब चलाते टाइम कार पे जा रहे हैं, अगर कोई मिस हैपनिंग हो गया तो इनकी सोशल सिक्योरिटी का जिम्मेवारी कौन लेगा? गवर्नमेंट कहते कोई बात नहीं, हम लेते हैं इनकी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी. तो गवर्नमेंट कहते करना कुछ नहीं है, गिग वर्कर्स को अपने आप को ई श्रम पोर्टल पे रजिस्टर करना है. ई श्रम पोर्टल इज द पोर्टल वेयर unemployed or employed both people can register themselves with the government data. ठीक है, तो ई श्रम पोर्टल पे रजिस्टर करना है. जैसे ही ई श्रम पोर्टल पे आप रजिस्टर करोगे आपका एक आइडेंटिटी कार्ड जनरेट होगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट आइडेंटिटी कार्ड जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट आईडी कार्ड आपका जनरेट होगा. इस एम्प्लॉयमेंट आईडी कार्ड के थ्रू आप पीएम जन आरोग्य योजना के तहत मेडिकल सर्विसेज ले सकते हैं, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज ले सकते हैं और हेल्थ केयर में आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है. उससे हम 1 करोड़ गिग वर्कर्स को पीएम जन आरोग्य योजना का पार्ट बनाएंगे आने वाले 1 साल में. ये गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया अंडर वेलफेयर ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स. ठीक है, आपको क्या करना है, ई श्रम पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करना है. आफ्टर दैट इसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट आईडी कार्ड जनरेट होगा. उस एम्प्लॉय आईडी कार्ड के थ्रू आप पीएम जन आरोग्य योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और आपको इमरजेंसी मेडिकल हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड किए जाएंगे. ठीक है, पीएम जन आरोग्य योजना के तहत. पीएम जन आरोग्य योजना में आपको कभी भी कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे और 5 लाख रुपए तक का आप मेडिकल एक्सपेंसेस जो है वो रीइंबर्स करवा सकते हैं पर फैमिली है ये ध्यान रखिएगा. क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं. नाउ इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी. ओवरऑल इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट की क्या बात है? ओवरऑल इकोनॉमी के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट कहते हम प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट करेंगे टू बूस्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. सबसे पहले तो ये बात है, टू बूस्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. लास्ट ईयर में सेकेंड फाइनेंशियल क्वार्टर में जुलाई टू सितंबर 2024 जीडीपी ग्रोथ रेट रह गया 5.4%, जो कि इससे पहले चल रहा था 6.5% अप्रैल से जून 2024 वाले फाइनेंशियल ईयर में. ठीक है, इस क्वार्टर में आपका जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 5.4% रह गया, जिसमें मेजर जो डिक्लाइन आया वो आया प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में. ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा कंसर्न रखा कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इतना कम नहीं होना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, चलो हो गया. तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बूस्ट देने के लिए गवर्नमेंट कहते पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में. ईच इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री विल प्रिपेयर अ 3-year प्रोजेक्ट पाइपलाइन फॉर पीपीपी प्रोजेक्ट. तो हर इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री जैसे कि रोड मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, इनको बोला जाएगा कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 3 साल का कोई प्रोजेक्ट हमारे पास बताएं. उस प्रोजेक्ट को हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में लॉन्च करेंगे प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए. ठीक है, स्टेट्स विल बी एनकरेज्ड टू सबमिट प्रपोजल्स एंड रिसीव सपोर्ट फ्रॉम द इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड. अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट भी अपना प्रपोजल देना चाहते हैं तो वो देंगे
और उसके लिए फिर अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई प्रपोजल दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट को अच्छा लगा तो उससे सपोर्ट मिलेगा। कहाँ से सपोर्ट मिलेगा, कहाँ से फंड मिलेगा? इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड से आपको फंड मिलेगा। क्लियर? देन सपोर्ट टू स्टेट्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट मिलेगा, जिसमें गवर्नमेंट कहते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करेंगे। 1.5 लाख करोड़ रुपीस अलॉट किए गए हैं, जिसमें गवर्नमेंट कहते इंटरेस्ट फ्री लोन हम प्रोवाइड करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड करेंगे स्टेट्स गवर्नमेंट को फॉर 50 ईयर्स, 50 साल के लिए। ये स्टेट डेवलपमेंट के लिए 1.5 लाख करोड़ तक के बजट के साथ ये लोन प्रोवाइड किए जाएंगे और ये इंटरेस्ट होंगे, जो ये लोन है वो इंटरेस्ट फ्री लोन होंगे। इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जिसमें सरकार की एसेट्स इंक्रीज होती हैं और लायबिलिटीज कम होती हैं। सरकार ने कोई भी ऐसा खर्चा किया जिससे सरकार की एसेट बढ़ी, प्रॉपर्टी बढ़ी और कर्जा कम हुआ। तो 1.5 लाख करोड़ रुपए तक के कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड किए जाएंगे 50 ईयर्स के लिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एसेट मोनेटाइजेशन प्लान फॉर 2025-26। सरकार कहते हम एक नया एसेट मोनेटाइजेशन प्लान बनाएंगे, बिल्डिंग ऑन 2021 इनिशिएटिव। 2021 में पहले गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया था, ठीक है, नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। ठीक है, या नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के नाम से, NMP के नाम से, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ आ रहा पाइपलाइन का क्या मतलब है, पाइपलाइन का मतलब जी कोई लोहे की या प्लास्टिक की पाइप से नहीं है। पाइपलाइन का यहाँ मतलब है एक प्लान कि कहाँ से फंड्स आएंगे, फंड्स का फ्लो कहाँ से आएगा, इसलिए इसको नाम पाइपलाइन का दे दिया है। ठीक है, मोनेटाइजेशन मतलब पैसा कहाँ से आएगा। अब यहाँ पर एसेट मोनेटाइजेशन मतलब गवर्नमेंट अपनी कुछ एसेट्स सेल करेंगी या कुछ हिस्सा एसेट का सेल करेंगी। जैसे 2023 में गवर्नमेंट ने LIC कंपनी के शेयर बेचे। ठीक है, तो LIC कंपनी के शेयर बेचे, कंपनी का हिस्सा बिका। कंपनी क्या है? सरकार की एसेट है, प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी बिकी। तो ऐसे इन चीज़ों को हम एसेट मोनेटाइजेशन बोलते हैं कि एसेट बेच के पैसा आ गया। 2025 से 30 में गवर्नमेंट कहते कि हम 10 लाख करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे और उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? थोड़ा थोड़ा एसेट सेल करके। जो एसेट लॉस में है या अभी गवर्नमेंट को नहीं लग रहा कि वो फिजिबल है उनको अपने पास रखना, उनको प्राइवेट लोगों को बेचा जाएगा और उसका जो पैसा आएगा उससे नए 10 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाएंगे। तो न्यू एसेट मोनेटाइजेशन प्लान लॉन्च किया जाएगा 2025 से 30 के लिए। इसके बाद जल जीवन मिशन को एक्सटेंड किया गया। जल जीवन मिशन को एक्सटेंड किया गया। जल जीवन मिशन का जो बजट आउटले है वो है 6,000 करोड़। इस 6,000 करोड़ में सरकार कहते कि हम हर रूरल एरिया में ड्रिंकिंग वाटर को टैप्स में प्रोवाइड करेंगे इन ईच हाउस होल्ड। तो हर रूरल एरिया में, हर घर में, ठीक है, टैप में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना है। 2028 तक का इसको आगे एक्सटेंड किया गया है। एमिंग फॉर 100% रूरल वाटर कवरेज। 100% रूरल वाटर कवरेज हमारा एम है, जिसमें हम एम्फेसाइज करेंगे कि क्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके। ठीक है, लास्ट ईयर यूपी में, राजस्थान में अभी भी कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आए कि घरों में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है और घर की लेडीज़ को 5 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर ट्यूबवेल से या फिर वेल्स से या किसी के घर की मोटर में से पानी लेके आना पड़ता है भरने के लिए। ठीक है, और उससे एक और दिक्कत आती है कि गर्मियों में जो लेडीज़ हैं वो अलग तरीके से ग्लोबल वार्मिंग का शिकार हो रही हैं।
ठीक है, आप राजस्थान वाले एरिया का एग्जांपल ले सकते हैं जहाँ पे हम कुछ ऐसा कल्चर देखते हैं कि औरतें जो हैं वो दुपट्टे से अपना फेस ढक के कवर करके रहते हैं, और अगर किसी लेडी ने कुछ डार्क कलर का सूट पहना है तो उसके फेस पे कितनी हीट एब्जॉर्ब होगी ग्लोबल वार्मिंग के कारण, वो हम सोच भी नहीं सकते हैं, इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी दिक्कतें ना हो तो वुमेन एम्पावरमेंट का ये एक और एग्जाम्पल आ जाता है, जल जीवन मिशन। ठीक है, कि एक वुमेन को जो उसके ये डेली कामकाज हैं घर के, जो कि उसको नहीं करने, अगर उसके घर पे पानी की टैप हो, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की टैप हो, तो वुमेन एम्पावरमेंट के केस में एक और अच्छा पॉइंट आ जाता है कि जल जीवन मिशन को एक्सटेंड किया गया 2028 तक, और गवर्नमेंट कहते कि हम आपको रूरल एरियाज में हर घर में टैप वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग टैप वाटर प्रोवाइड करेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देन अर्बन सेक्टर में रिफॉर्म्स, अर्बन सेक्टर में रिफॉर्म्स किए जाएंगे, गवर्नेंस को बढ़ाया जाएगा, सर्विस डिलीवरी को बढ़ाया जाएगा, लैंड रिफॉर्म्स किए जाएंगे, प्लानिंग रिफॉर्म्स किए जाएंगे। ठीक है, ये गवर्नमेंट का हर बजट में एजेंडा रहता है कि अर्बनाइजेशन को डेवलप किया जाएगा। कैसे डेवलप किया जाएगा, वो जैसे ही नई स्कीम्स आएंगी 1 अप्रैल से पता लगेगा, वो हम तब स्टडी कर लेंगे। ठीक है, अभी के लिए हमारे लिए जानना क्या जरूरी है कि अर्बन चैलेंज फंड क्रिएट किया जाएगा 1 लाख करोड़ रुपए का, 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड किया जाएगा, क्रिएट किया जाएगा कि जिन जिन अर्बन एरियाज में कोई चैलेंजेस हैं, गवर्नेंस रिलेटेड चैलेंजेस, लैंड रिफॉर्म या प्लानिंग रिफॉर्म्स रिलेटेड चैलेंजेस, ठीक है, उन चैलेंजेस को दूर करने के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होगा, तो गवर्नमेंट को हम इस फंड में से पैसा प्रोवाइड करेंगे। 1 लाख करोड़ रुपए इसको एलोकेट किए गए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिटीज एंड इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स लाए जाएंगे। पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स कैसे लाएंगे जाएंगे, जो डिस्कॉम कंपनीज हैं, डिस्कॉम कंपनीज जिसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको डिस्कॉम बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, DISCOM, डिस्कॉम। तो गवर्नमेंट कहते हम इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम में कुछ रिफॉर्म्स सजेस्ट करेंगे। ठीक है, हाउ, गवर्नमेंट कहते न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेटाइज किया जाएगा। ये नेक्स्ट हमारा पॉइंट ही है, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन में न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेटाइज किया जाएगा और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की ही मदद ली जाएगी कि लोगों के घरों तक बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम वो करेंगे। अब किसी किसी स्टेट में जो पावर जनरेशन कॉरपोरेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल ऑफ हरियाणा, नॉर्थ इंडिया की बात करें, या फॉर एग्जांपल ऑफ पंजाब, वी हैव द स्टेट कॉरपोरेशन एस्टैब्लिशमेंट फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। बट जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो तो हम प्राइवेट कंपनी से करवा सकते हैं। तो सर वहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में रिफॉर्म्स लाएंगे और प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप को बढ़ाएंगे, पहली बात। एंड ट्रांसमिशन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम ज़्यादा बोरिंग लिमिट्स बढ़ाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा बोरिंग प्रोवाइड करेगा, ज़्यादा लोन प्रोवाइड करेगा स्टेट गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर एक ये चेंज आया। और एनर्जी मिशन में जैसे मैंने आपको बताया प्राइवेटाइजेशन होगा न्यूक्लियर एनर्जी का। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि 1991 में प्राइवेटाइजेशन आया था तो एकदम से सारे सेक्टर को प्राइवेटाइज नहीं कर दिया था। अभी भी हमारे पास 2 सेक्टर्स ऐसे थे जो प्राइवेटाइज नहीं थे, न्यूक्लियर एनर्जी एंड रेलवेज। ये अभी भी 2 सेक्टर ऐसे हैं जो प्राइवेटाइज नहीं है, पर अब गवर्नमेंट कहते कि न्यूक्लियर एनर्जी में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, पावर जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको प्राइवेटाइज किया जाएगा। और जो न्यूक्लियर सिविल लाइबिलिटी एक्ट है उसमें अमेंडमेंट सजेस्ट किए जाएंगे। क्लियर, तो अ मिशन टू डेवलप 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी बाय 2047 तक हम 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहते हैं। उसके लिए रिसर्च और डेवलपमेंट होगी और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स एस्टैब्लिशमेंट किए जाएगा प्राइवेट लोगों की हेल्प के साथ, और 20,000 करोड़ रुपए का इसका इन्वेस्टमेंट का एलोकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर, तो हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके से ज़्यादा होलिस्टिक मैनर में वर्क कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट करने की बात कर रहे हैं।
क्लियर। देन इसके बाद शिप बिल्डिंग, ये बहुत अच्छी बात हुई शिप बिल्डिंग के केस में, पहली बार शिप बिल्डिंग को भी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट माना गया। नहीं तो शिप बिल्डिंग को हम रखते थे एक इंडस्ट्री के वे में कि जहाज बनाने का जो काम है, ठीक है, जो जहाज बनाने का काम है वहाँ उसको पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम दिया गया, ठीक है। रिवैम्पिंग द शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी एंड फैसिलिटेटिंग शिप बिल्डिंग क्लस्टर्स फॉर इंक्रीज्ड कैपेसिटी एंड इनोवेशन। गवर्नमेंट कहते कि हम शिप बिल्डिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी में अब मानेंगे और इसमें ज़्यादा इनोवेशन और ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम शिप बिल्डिंग क्लस्टर एस्टैब्लिश करेंगे और शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी लेके आएंगे। अब इसमें होगा क्या, गवर्नमेंट कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप करके देंगे, पोर्ट्स हम डेवलप करके देंगे, अच्छी रोड्स हम डेवलप करके देंगे, अच्छे स्किल्स होंगे एम्प्लॉयज़ में वो हम प्रोवाइड करेंगे। आपका काम है शिप्स को बनाना ताकि शिपिंग कंपनीज को बूस्ट मिले और ज़्यादा शिपिंग बिजनेस इंडिया से हो सके, हमें फॉरेन कंपनीज की हेल्प ना लेनी पड़े इंटरनेशनल ट्रेड में शिपिंग के केस में, ठीक है। जिसके लिए गवर्नमेंट कहते मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड लॉन्च किया जाएगा 25,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ। क्लियर। ये अच्छी बात है कि गवर्नमेंट इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं तो जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसका क्राउड इन होता है। देन उड़ान स्कीम, वेयर उड़ान स्टैंड्स फॉर उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक स्कीम जो है ये लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें गवर्नमेंट ने बहुत चीप फ्लाइट रेट्स प्रोवाइड किए थे डोमेस्टिक शिपिंग और डोमेस्टिक पैसेंजर एयरप्लेन्स के लिए। तो गवर्नमेंट कहते अब हम मॉडिफाई करेंगे उड़ान स्कीम को और 120 न्यू डेस्टिनेशंस को ऐड करेंगे जिससे कि 4 करोड़ पैसेंजर्स और बेनिफिट ले पाएंगे उड़ान स्कीम का डोमेस्टिक एयर फ्लाइट में आने वाले 10 सालों में, ठीक है। जिसमें हम क्या करेंगे, हम नए एयरपैड, नए हेलीपैड्स और नए एयरपोर्ट्स, सस्टेनेबल एयरपोर्ट्स एस्टैब्लिश करेंगे। क्लियर। तो इस तरीके से आपका एविएशन सेक्टर भी डेवलप होगा और पैसेंजर्स भी चीप प्राइजेस पर फ्लाइट्स का एंजॉय कर पाएंगे। इसके बाद बिहार से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट का स्कीम आता है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। ऐसे एयरपोर्ट जिनमें अभी तक किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो ग्रीनफील्ड एरिया में एयरपोर्ट एस्टैब्लिश किए जाएंगे बिहार, ठीक है। नो डाउट इस बार हमें कोलिजन का गवर्नमेंट मिला, आंध्र प्रदेश और बिहार ने कोलिजन प्रोवाइड किया बीजेपी को सेंट्रल गवर्नमेंट पे सरकार बनाने के लिए, तो बिहार से रिलेटेड। और इस साल आपके पास जो सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर में बिहार में इलेक्शंस भी हैं, तो उन चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट को भी अपनी प्रोवाइड करनी है हेल्प बिहार गवर्नमेंट को। तो हम जान सकते हैं कि ठीक है जी, कोलिजन गवर्नमेंट में ऐसा चलता है, बट अल्टीमेटली डेवलपमेंट तो इंडिया का ही होगा। बिहार इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे पटना में। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्या होते हैं या ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ऐसा इन्वेस्टमेंट जहां पर आज अभी तक किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया या किसी की कोई फैक्ट्री एस्टैब्लिश नहीं है, वो प्रोडक्ट कोई नहीं बनाता। तो इस तरीके के एयरपोर्ट बनाए जाएंगे जहां अभी तक किसी ने किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं किया। तो पटना में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स एस्टैब्लिश होंगे। सपोर्ट मिलेगा वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट को मिथिलांचल रीजन में, अगेन इन बिहार, जिससे फार्मर्स को सपोर्ट मिलेगा इरिगेशन के मामले में। क्लियर। देन इसमें एक और पॉइंट आना था, वो आया नहीं है, आई गेस पीपीटी में लिखा नहीं होगा, आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा। आईआईटी पटना को भी मॉडर्नाइज किया जाएगा। आईआईटी पटना को भी मॉडर्नाइज किया जाएगा। क्लियर। माइनिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। किस तरीके से? गवर्नमेंट कहते हम क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग को ज़्यादा बढ़ावा देंगे ताकि जो हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस है चाइना पर क्रिटिकल मिनरल्स के मामले में वो कम हो जाए। हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करें, इंडिया में ज़्यादा क्रिटिकल मिनरल्स को हम
एक्सप्लोर करें, माइन करें। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देन स्वामी फंड 2.0, स्वामी फंड को और मॉडर्नाइज किया गया, रिवैम्प किया गया। वेयर स्वामी स्टैंड्स फॉर स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। ठीक है, हाउसिंग प्राइस इंडेक्स को देखते हुए घर इतने महंगे हो रहे हैं, प्लॉट इतने महंगे हो रहे हैं, रेंट इतने ज़्यादा हो रहे हैं, तो जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जो आईटी हब हैं देश के, बेंगलोर या हैदराबाद, ठीक है, या पुणे, या जो से गुरुग्राम, या फिर जो हमारे इंडस्ट्रियल हब्स हैं, मुंबई है, गुजरात, या गुजरात के सिटीज़ हैं हमारे पास, ठीक है, इवन एनसीआर एरिया, यहाँ पे घर बनाना बहुत मुश्किल हो गया है आम आदमी के लिए। तो गवर्नमेंट ने एक स्पेशल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च किया, जिसमें गवर्नमेंट कहते हैं हम एक फंड एस्टैब्लिश कर रहे हैं लोन देने के लिए, इजी लोन देने के लिए अफोर्डेबल और मिड इनकम लोगों को, ताकि वो इजीली घर बना पाए। तो स्वामी फंड 2.0 लॉन्च किया जाएगा 15,000 करोड़ रुपए के बजट एलोकेशन के साथ, जिसमें 1 लाख स्ट्रेस्ड हाउसिंग यूनिट्स को गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड करेंगे। वो 1 लाख घर के ऑनर जो लोन नहीं रीपे कर पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट उनको रीफाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। क्लियर। देन पीएम गति शक्ति डेटा फॉर प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को पीएम गति शक्ति का स्कीम का डेटा एक्सेस करने का परमिशन मिलेगा। पीएम गति शक्ति स्कीम जो एक महापरियोजना के रूप में एस्टैब्लिश किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, तो गवर्नमेंट कहते पीएम गति शक्ति स्कीम के डेटा का पोर्टल का एक्सेस मिलेगा अब प्राइवेट सेक्टर को भी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को तुम पार्टनर बना रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ, तो उन्हें इस डेटा का एक्सेस देना होगा। तो ये अच्छी बात है। इसके बाद टूरिज्म की बात करें, टूरिज्म से गवर्नमेंट कहते हैं हम टूरिज्म में इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जहां पर आप अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड हर तरह की जॉब्स क्रिएट कर सकते हो। अनस्किल्ड जॉब्स कैसे क्रिएट होंगी? जैसे कुली को काम मिलेगा, ठीक है, चाय बनाने वाले, कोई बस स्टैंड पे या रेलवे स्टेशन पे चाय बनाने वाले को काम मिलेगा। ऐसे ही सेमी स्किल्ड जॉब, मान लो कैब चलाने वाले को काम मिलेगा, ऑटो रिक्शा वाले को काम मिलेगा, आर्टिसंस को, हैंडीक्राफ्टर्स को काम मिलेगा। स्किल्ड जॉब कैसे क्रिएट होंगी? यूपीआई चलेगा, पेमेंट सिस्टम चलेगा, बैंकिंग में जॉब्स क्रिएट होंगी, या एटलीस्ट पुश मिलेगा, ठीक है। फिर कोई पर्सन तो मेक माई ट्रिप के थ्रू भी जाएगा घूमने फिरने टूरिज्म के लिए, तो मेक माई ट्रिप में भी जीडीपी का क्रिएशन होगा, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा। तो इस तरह से हम अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड लेबर सबकी डिमांड को जनरेट करते हैं टूरिज्म के साथ। तो टूरिज्म से हम एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ की तरफ जाएंगे। तो गवर्नमेंट कहते 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन अलग अलग स्टेट्स में क्रिएट किए जाएंगे, और स्किल डेवलपमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा, और यूथ को हम हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की तरफ शिफ्ट कर पाएंगे। यूथ को एक नया एरिया देंगे कि वो अपने हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के एजुकेशन को ग्रहण करके वो टूरिज्म लेड ग्रोथ में जाए और एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ में जा सके। इसके लिए गवर्नमेंट कहते हैं हम मुद्रा लोन्स, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, मुद्रा स्टैंड्स फॉर माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, तो मुद्रा लोन्स प्रोवाइड करेंगे होम स्टेज क्रिएट करने के लिए, जस्ट लाइक होटल्स। लोगों ने घर में अपने काइंड ऑफ होटल बना रखे हैं ताकि लोग आएँ और उनके घर में रहें और उनको इनकम मिलेगी। होम स्टेज जनरेट करने के लिए लोन मिलेगा मुद्रा से। स्ट्रीमलाइन वीज़ा फैसिलिटीज़, गवर्नमेंट कहते हैं हम टूरिज्म सेक्टर में जल्दी वीज़ा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे ताकि और ज़्यादा लोग इजीली घूमने आए। इंडिया में स्पिरिचुअलिटी की लिंक्स को या इंडिया में स्पिरिचुअलिटी की रूट्स को देखते हुए स्पिरिचुअल टूरिज्म को प्रमोट करेंगे, और इंडिया में मेडिकल सर्विसेज में भी हमें चीप मेडिकल सर्विसेज देखने को मिलती हैं, तो मेडिकल टूरिज्म को भी प्रमोट किया जाएगा। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई पर्सन किसी दूसरे शहर में गया और वो मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए गया और वहीं से वैसे ही वापस आ गया।
उसके साथ में कोई एक आधा रिश्तेदार जाएगा, ठीक है, वो अपने जो भी पेशेंट को साथ में लेके जाएंगे, उसका चेकअप कराएंगे, डॉक्टर बोलेंगे इनको 2-3 दिन हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा, तो एक आधा पर्सन आसपास के एरिया में कहीं जाके घूम के आएगा, ठीक है। दिल्ली का भी एग्जांपल लेते हैं, हम एम्स में जाते हैं अगर अपने किसी पेशेंट का चेकअप कराने के लिए, तो ऐसे तो नहीं है कि एम्स में जाएंगे एम्स से वापस आ जाएंगे, दिल्ली के आसपास का टेरिटरी हम एक्सप्लोर करने की बात करते हैं। ऐसे ही चंडीगढ़ में हमें पीजीआई का एग्जांपल मिलता है कि चंडीगढ़ में हम पीजीआई आए हैं किसी पेशेंट का इलाज कराने के लिए, तो चलो शाम को रॉक गार्डन घुमाते हैं, सुखना लेक घुमाते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं मेडिकल टूरिज्म की। तो मेडिकल टूरिज्म को, स्पिरिचुअल टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा मुद्रा के थ्रू होम स्टेज का लोन देकर, और स्टेट्स में 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन को प्रमोट किया जाएगा आने वाले 5 साल में। टूरिस्ट लेड ग्रोथ मिलेगा हमें, एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ मिलेगा हमें। फिर इसके बाद इनोवेशन सेक्टर में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाने के लिए गवर्नमेंट कहते हैं हम इन्वेस्ट करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन में। कैसे? गवर्नमेंट कहते हैं 20,000 करोड़ का एलोकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें हम प्राइवेट सेक्टर लोगों को प्रमोट करेंगे कि वो R&D और इनोवेशन एक्टिविटीज़ में नई इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कर सके। अगर उनके पास पैसा नहीं है तो हम इस फंड में से उनको पैसा देंगे। 20,000 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है। फंड का क्या नाम रखा गया है? डीप टेक फंड। डीप टेक फंड, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट किया जाएगा, स्टार्टअप कल्चर्स को प्रमोट करने के लिए। जो नेक्स्ट जनरेशन मतलब AI से रिलेटेड स्टार्टअप लगाना चाहते हैं, ज़्यादा मशीन लर्निंग से रिलेटेड, ज़्यादा रोबोटिक्स, मैकाट्रॉनिक्स, इन सारे नए नए कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटराइजेशन को प्रमोट करने के लिए जो स्टार्टअप्स लगाए जाएंगे, उन स्टार्टअप्स को इस डीप टेक फंड में से, जो कि फंड रखा गया है 20,000 करोड़ का, उसमें से लोन मिलेगा। क्लियर? देन PM रिसर्च फेलोशिप, 10,000 फेलोशिप्स प्रोवाइड किए जाएंगे टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स में। IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में नए फेलोशिप प्रोवाइड किए जाएंगे, 10,000 फेलोशिप आने वाले 5 साल में, और उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा। ठीक है, फेलोशिप में मतलब PhD होल्डर्स को नई सीटें मिलेंगी। देन जीन बैंक फॉर क्रॉप्स जर्म प्लाज्म, जीन बैंक्स बनाए जाएंगे फसलों के जर्म प्लाज्म को स्टोर करने के लिए। A second gene bank will be established for food and nutritional security with 10 lakh germplasm lines। तो ज़्यादा मॉडर्न तरीके से क्रॉप्स जर्म प्लाज्म को स्टोर करके रखा जाएगा, ताकि उसकी जेनेटिक स्पेसिफिसिटी और जेनेटिक जो उसकी फंक्शनैलिटी है उसको स्टोर किया जा सके। ठीक है, और ज़्यादा बढ़िया हाई यील्डिंग वैरायटी की क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया जा सके। हाई यील्डिंग वैरायटी क्रॉप्स में हमने एग्रीकल्चर में पढ़ा था 100 हाई यील्डिंग वैरायटी क्रॉप्स प्रोड्यूस करनी है, तो उसकी जो जर्म प्लाज्म है उसको स्टोर करने के लिए जीन बैंक बनाया जाएगा। इसके बाद नेशनल जियोस्पेशियल मिशन, हम अपने वेदर को ज़्यादा अच्छे से प्रेडिक्ट करने के लिए नेशनल जियोस्पेशियल मिशन लॉन्च करेंगे, जिसके साथ ही में हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, हम सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे ताकि हम मॉडर्नाइज कर सके लैंड रिकॉर्ड्स को, अर्बन प्लानिंग को, प्रधानमंत्री गति शक्ति के अंडर। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया सैटेलाइट्स को लॉन्च करवाना, ताकि वेदर का मॉनिटरिंग भी हो, प्लस लैंड रिकॉर्ड्स को भी हम सैटेलाइट से लिंक करके डिजिटाइज कर सके, एंड अर्बन प्लानिंग को भी हम PM गति शक्ति के साथ लॉन्च कर सके नेशनल जियोस्पेशियल मिशन में। एंड लास्ट वन, ज्ञान भारतम मिशन। ज्ञान भारतम मिशन में गवर्नमेंट कहते कि हम भारतीय कल्चर, भारतीय विरासत को प्रमोट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट्स को, इंडियन हेरिटेज की मैन्युस्क्रिप्ट्स को डिजिटल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे, जिसका नाम रखा जाएगा नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी। ठीक है, अगर बजट, जब आपने बजट स्पीच सुना हो, निर्मला मैम ने जो बजट स्पीच दिया, इसके कुछ टाइम बाद PM मोदी ने भी देश को एड्रेस किया अपने मन की बात में। तो वो लगभग 20 या 27 मिनट का वीडियो था, जिसमें PM मोदी जी ने भी इस नेशनल डिपॉजिट रिपोजिटरी का, डिजिटल रिपोजिटरी का नाम लिया, जिसमें PM मोदी जी ने ये कहा कि इससे देश की जो विरासत है
वो डिजिटल मैनर में हम रिकॉर्ड फॉर्म में मेंटेन कर रख सकेंगे, जो कि सालों साल आने वाली पीढ़ियों का बता पाएगी कि भारत की क्या विरासत थी। क्लियर? तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, चाहे रिलेटेड टू ह्यूमन एसेट्स, ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड, इनोवेशन से रिलेटेड, टूरिज्म से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इंक्लूसिव ग्रोथ से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और ये थर्ड इंजन के रूप में सामने आएगा और थर्ड इंजन के रूप में ये इकोनॉमी में आगे बढ़ेगा, इकोनॉमी को विकसित भारत की तरफ लेके जाएगा। क्लियर? तो डे बाय डे हम और अपने टारगेट के पास आ रहे हैं, हमारे यूपीएससी के टारगेट के पास आ रहे हैं। 3 वीडियोस हमने कर लिए हैं, 3 इंजन ऑफ ग्रोथ कर लिए हैं। एक इंजन ऑफ ग्रोथ बचा है एक्सपोर्ट सेक्टर। उसके बाद एक वीडियो रहेगा जिसमें हम करेंगे टैक्सेशन और जो ओवरऑल चेंजेस आए हैं बजट में, कौन से सेक्टर में कितना फंड मिला, कौन से सेक्टर में कितना आपको बजट कम देखने को मिला, ज़्यादा देखने को मिला, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।